चैप्टर नंबर 2 स्टेट्स ऑफ मैटर। सॉलिड्स की पोर्शन को आज हम डिस्कस करेंगे। सॉलिड्स जिनकी शेप भी फिक्स होती है और इनका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स और डेफिनेट वॉल्यूम। डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स क्यों होती है? क्योंकि इनका ऑर्डर 3 डायमेंशनल होता है और इनके ऑर्डर को कहा जाता है क्रिस्टल लैटिस। सॉलिड्स को जरा डिटेल में समझते हैं। सॉलिड्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स की बहुत ज्यादा होती है। अगर सॉलिड्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है, दैट मीन्स के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफी क्लोज होते हैं और काफी टाइटली पैक्ड होते हैं। सॉलिड्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड हो जाते हैं और इनके दरमियान में फ्री मूवमेंट पॉसिबल नहीं होती। अगर टाइटली पैक्ड होंगे तो सिर्फ ये अपनी मीन पोजीशन पर वाइब्रेट करेंगे। इनकी मीन पोजीशन पे वाइब्रेटरी मोशन को हम लोग वाइब्रेशन कहते हैं। अगर सॉलिड्स की फर्दर प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो सॉलिड्स में कंप्रेशन पॉसिबल नहीं होती। कंप्रेशन सॉलिड्स में इम्पॉसिबल हो जाती है। सॉलिड्स के दरमियान में कंप्रेशन तो पॉसिबल नहीं होती क्योंकि मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कोई गैप्स नहीं है और वो टाइटली पैक्ड है। तो क्या अगर सॉलिड्स को कंप्रेस करने की कोशिश की जाए तो कुछ और होता है? जी हाँ, सॉलिड्स डीफॉर्म हो जाते हैं। अगर हम बात करें तो सॉलिड्स के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी का नाम है डीफॉर्मिटी। यानी कि अगर आप सॉलिड्स को बहुत ज़्यादा कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो हाई प्रेशर की वजह से सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से डिफरेंट पोजीशन पर चले जाएंगे, यानी जिसको हम बोल सकते हैं कि ये डीफॉर्म हो गया, इनकी पोजीशन चेंज हो गई, इनकी लोकेशन चेंज हो गई। इस लोकेशन के चेंज होने को हम कहते हैं डीफॉर्मिटी। जैसे कि पहले सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स इस तरह से आपस में अरेंज थे और हमने फोर्स अप्लाई करी। यहाँ पर जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो होगा क्या कि वो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स जिनको लेफ्ट हैंड साइड से पुश किया जा रहा था वो राइट हैंड साइड पे चले गए और जिनको राइट हैंड साइड से पुश किया जा रहा था वो लेफ्ट हैंड साइड पर चले गए। इस प्रोसेस को हम लोग डीफॉर्मिटी कहते हैं। अगर फर्दर बात करें हम लोग सॉलिड्स की, तो सॉलिड्स में एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको कहा जाता है डिफ्यूजिबिलिटी। सॉलिड्स डिफ्यूज होते हैं। जी हाँ, सॉलिड्स डिफ्यूज होते हैं लेकिन इनका डिफ्यूजन रेट नेग्लिजिबल होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है। डिफ्यूजिबिलिटी इनकी नेग्लिजिबल होती है। इसकी एग्जाम्पल में हम समझ सकते हैं जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन वगैरह या रेडियो एक्टिविटी। रस्टिंग ऑफ आयरन एक बहुत स्लो प्रोसेस है जिसमें कभी कभार 10 से 15 साल या 20 साल भी लग जाते हैं और रेडियो एक्टिविटी इंतहाई स्लो प्रोसेस है। अगर रेडियम की हाफ लाइफ की बात करें तो इसकी रेडियो एक्टिविटी या इसकी हाफ लाइफ जो होती है वो 1600 ईयर्स होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट को डीके होने के लिए। अगर सॉलिड्स की फोर्थ प्रॉपर्टी की हम लोग बात करें तो सॉलिड्स की फोर्थ प्रॉपर्टी है मेल्टिंग। मेल्टिंग और सब्लिमेशन, ये दो प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड्स की। मेल्टिंग जिसमें एक सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड के अंदर, सॉलिड्स डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड में, इस प्रोसेस को कहा जाता है लिक्विड। और जिस टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होते हैं वो टेम्परेचर कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम बात करते हैं सब्लिमेशन की तो सब्लिमेशन में सॉलिड्स डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं गैसियस स्टेट में और जिस टेम्परेचर पर सॉलिड्स डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं गैसेस में वो टेम्परेचर कहलाता है सब्लिमेशन पॉइंट। सॉलिड्स को हमने मेल्ट होता हुआ बहुत ज़्यादा देखा है, जैसे कि आइस को मेल्ट होते हुए देखना एक कॉमन सी बात है। लेकिन अगर सब्लिमेशन की बात की जाए तो ड्राई आइस, नेफ्थलीन या आयोडीन, जो सॉलिड आयोडीन है, ये हमारे पास एक कॉमन एग्जाम्पल है। ड्राई आइस कन्वर्ट होके कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाती है। नेफ्थलीन भी सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है और आयोडीन भी, सॉलिड आयोडीन भी I2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। अगर हम लोग बात करें क्रिस्टल्स की
तो सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन की तो सॉलिड्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। सॉलिड्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एक होते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड से क्या मुराद है? क्रिस्टलाइन सॉलिड से मुराद है जहां पर पार्टिकल्स एक डेफिनेट अरेंजमेंट में होते हैं, डेफिनेट अरेंजमेंट में होते हैं। पार्टिकल्स की डेफिनेट अरेंजमेंट 3D ऑर्डर के अंदर होती है, 3 डायमेंशनल होती है और इनके इस ऑर्डर को कहा जाता है क्रिस्टल लैटिस। अगर बात की जाए एमॉर्फस सॉलिड्स की, तो एमॉर्फस सॉलिड्स में पार्टिकल्स डेफिनेटली अरेंज नहीं होते, यानी पार्टिकल्स की कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं होती। एमॉर्फस सॉलिड्स में पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज्ड, particles are not arranged in definite manner। amorphous solids की सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ग्लास। तो ग्लास amorphous सॉलिड क्यों है? क्योंकि ग्लास एक ट्रू सॉलिड नहीं है। ग्लास एक ट्रू सॉलिड नहीं है। ग्लास ट्रू सॉलिड क्यों नहीं है? इसकी वजह यह है क्योंकि ग्लास 3 कंपोनेंट से बनता है। पहला कंपोनेंट सिलिका, दूसरा कंपोनेंट सोडियम कार्बोनेट और तीसरा कंपोनेंट कैल्शियम कार्बोनेट। जब इन तीनों को मेल्ट कर दिया जाता है 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये मोल्टेन स्टेट के अंदर होते हैं। अब मोल्टेन स्टेट से इनको कूल करने की मतलब इनको जब कूल किया जाता है तो मॉलिक्यूल्स को टाइम मिलना चाहिए अपने आप को अरेंज करने के लिए, लेकिन क्योंकि इनको फौरन से कूल किया जाता है, सुपर कूलिंग की वजह से मॉलिक्यूल्स को डेफिनेट अरेंजमेंट का टाइम नहीं मिलता, इसीलिए वो इरेगुलर तरीके से अरेंज हो जाते हैं। जब इरेगुलर तरीके से अरेंज हो जाते हैं तो ग्लास फॉर्म होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि ग्लास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं है, बल्कि ग्लास एक एमॉर्फस सॉलिड है क्योंकि यहाँ पर इरेगुलर अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स की। अगर हम बात करें एमॉर्फस सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, तो इनके दरमियान में एक डिफरेंस होता है, वो ये कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स का मतलब यह है कि फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। अगर एमॉर्फस सॉलिड्स की बात करें तो एमॉर्फस सॉलिड्स में कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स नहीं होते। अगर बात करें तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी है सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब यह है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को अगर उन्हीं के एक्सिस में रोटेट करेंगे तो उनकी शेप एक जैसी लगेगी, यानी कि आपको कोई खास फर्क नहीं दिखेगा। जैसे कि डायमंड को या शुगर को या सोडियम क्लोराइड के नमक के क्रिस्टल्स को अगर आप उन्हीं के एक्सिस में रोटेट करोगे तो रोटेट करने से आपको कोई खास फर्क नहीं पता लगेगा। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है सिमेट्री। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड्स में ये सिमेट्री नहीं होती, क्योंकि एमॉर्फस सॉलिड्स में अगर आप इनको इन्हीं के एक्सिस में रोटेट करोगे तो आपको वाज़ेह फर्क नजर आ जाएगा। अगर बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की चौथी प्रॉपर्टी की, तो वो ये कि यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर आइसोट्रोपी होती है, एन आइसोट्रोपी होती है। यहाँ पर होती है एन आइसोट्रोपी और एमॉर्फस सॉलिड्स में होती है आइसोट्रोपी। आइसोट्रोपी और एन आइसोट्रोपी, अब ये क्या चीज है? आइसोट्रोपी का मतलब ये है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं। आइसो मतलब सेम और ट्रोपी से मुराद है प्रॉपर्टीज। तो एमॉर्फस सॉलिड्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ, आइसोट्रोपी में प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं, जबकि एनआइसोट्रोपी में प्रॉपर्टीज चेंज होती रहती हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हर जगह पे केमिकल प्रॉपर्टी, हर जगह पे फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज। अगर बात करते हैं आखिरी प्रॉपर्टी की, तो वो प्रॉपर्टी है क्लेवेज। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर एक क्लीवेज होती है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स में कोई क्लेवेज नहीं होती। क्लेवेज का मतलब यह है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को एक खास प्लेन पे कट किया जाता है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स को कट करने के लिए कोई खास प्लेन नहीं होता। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म क्या चीज है? आइसोमॉर्फिज्म एक ऐसा फिनोमिना है, फिनोमिनन इन विच
2 or more substances exist in one crystalline form, जबकि पॉलीमॉर्फिज्म एक ऐसा फिनोमिना है in which one substance exist in 2 or more different crystalline forms। यानी कि बहुत सिंपल है, अगर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस, दो या दो से ज्यादा चीजें जो सेम क्रिस्टल फॉर्म के अंदर पाई जाएंगी, हम ऐसे क्रिस्टल्स को कहेंगे आइसोमॉर्फस और इस फिनोमिना को कहेंगे आइसोमॉर्फिज्म। लेकिन अगर एक ही सब्सटेंस डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाएगा तो हम इस सब्सटेंस को कहेंगे पॉलीमॉर्फस। पॉलीमॉर्फस के फिनोमिनन को कहा जाएगा पॉलीमॉर्फिज्म। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे पास एक कंपाउंड है सोडियम फ्लोराइड NaF और एक कंपाउंड है मैग्नीशियम ऑक्साइड, दोनों के फॉर्मूलाज अलग अलग हैं, लेकिन सोडियम फ्लोराइड का रेशो भी है 1:1 और मैग्नीशियम ऑक्साइड में भी रेशो है 1:1, लेकिन इन दोनों का क्रिस्टल सिस्टम सेम है। फॉर्मूलाज डिफरेंट लेकिन क्रिस्टल सिस्टम सेम, जैसे कि दोनों का क्रिस्टल सिस्टम है क्यूबिक। एक और एग्जांपल के तौर पे अगर मेरे पास जिंक सल्फेट है या मैग्नीशियम सल्फेट है या कॉपर सल्फेट है या निकल सल्फेट है, ये चारों अलग अलग क्रिस्टल्स हैं, चारों के फॉर्मूलाज अलग अलग हैं। जैसे कि यहाँ पर रेशो है, जैसे कि यहाँ पे जिंक सल्फेट है तो इसका रेशो है 1:1:4 और सबका रेशो है 1:1:4। सबके फॉर्मूलाज डिफरेंट है लेकिन सबकी शेप है यहाँ पर ऑर्थोरोम्बिक। अगर हम बात करते हैं पॉलीमॉर्फस की, तो पॉलीमॉर्फस में एक ही सब्सटेंस डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कैल्शियम कार्बोनेट की, तो कैल्शियम कार्बोनेट 3 फॉर्म्स में पाया जाता है, लाइमस्टोन की फॉर्म में, और लाइमस्टोन एक एमॉर्फस फॉर्म है। अगर कैल्शियम कार्बोनेट की दूसरी फॉर्म की बात की जाएगी तो वो है कैल्साइट और तीसरी फॉर्म है इसकी एरागोनाइट। अगर कैल्साइट की बात करते हैं तो कैल्साइट का स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल और एरागोनाइट का स्ट्रक्चर होता है ऑर्थोरोम्बिक। यानी कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो 3 डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है, लाइमस्टोन की फॉर्म में, कैल्साइट की फॉर्म में और एरागोनाइट की फॉर्म में। ये तीनों डिफरेंट फॉर्म्स होने की वजह से कैल्शियम कार्बोनेट को कहा जाएगा पॉलीमॉर्फस और इसके इस फिनोमिना को कहा जाएगा पॉलीमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म में इसका बिल्कुल डिफरेंट फिनोमिना है। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 2 इख्तिताम हुआ। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टैप कीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच पाए। थैंक यू।